नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, इसमें वेद भारत के पश्चिमतम ग्रंथ है जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दयापन यानी वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद यह प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 10 से 28 सूत्र हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। नोट: यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों का विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनीय संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अर्धवायु कहलाता है। आइए सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ ही सामवेद की है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद में मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना हुई अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वा ग्रीस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रहा कहलाता है। नोट: इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद, संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और संबंधित उपनिषद। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ से ऐतरेय, कौशिकीय और संबंधित उपनिषद में ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद में शपथ और तैत्तिरीय आता है और इसमें उपनिषद में कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेतारोपनिषद, मैत्रायणी आदि है। सामवेद पंचविंश, षष्ठविंश उपनिषद में छांदोग्य, जैमिनीय और अथर्ववेद में गोपद। मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। वेदांत
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द उत्पत्ति, निरुक्त में भाषा विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक, महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण, महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उर्गशर्वा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। पुराणों की महानता वंशवालियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वर्णेतर साहित्य, बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है: विनय पिटक, सूत पिटक तथा आदिधम पिटक है। विनय पिटक शब्द संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। वही आदिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का वर्णन करता है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावधान आदि है। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य। प्रमुख साहित्य रचनाएं, रचनाकार और विशेष तथ्य। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभाष्य अष्टाध्यायी पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र मौर्य काल के विषय में जानकारी इससे मिलती है। अर्थशास्त्र विषय राजनीतिक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। नीतिसार कामदक गुप्तकालीन राजतंत्र का केंद्रित है। वही मालविकाग्निमित्र कालिदास के द्वारा सुग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। रामचरित्र संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया बंगाल के पाल शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो
चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन करता है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य और साहित्यकार, हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। किरातुर्जनियन भारवी के द्वारा लिखा गया था। शिशुपाल बद्ध माँ के द्वारा और स्वप्ना वासवादता भास के द्वारा लिखा गया था। कपूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया था। ब्रह सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया था। उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा लिखा गया था। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। मेघदूत ऋतुसंहार रघुवंश अभियान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ब्रह संहिता पंचसिद्धिका बरामिहिर के द्वारा लिखा गया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। यूनान एवं रोम के लेखक, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस, अनेकिस्टियस और आरिस्टोबुलस। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनियस के नाम उल्लेखित है। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलता है। चीनी यात्रियों के विवरण, फाहियान, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ह्वेनसांग, यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सियूकी है। इत्सिंग, यह 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरब यात्रियों के विवरण, अलबरूनी, अबू रेहान, यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इब्न तूता, यह मोरक्को का रहने वाला था। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला अरबी भाषा में लिखा गया था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम लिखे मिलते हैं। इनमें से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है।
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं। अभिलेख शासक विषय हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा बनाया गया। कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख है। यह रुद्रदामन के द्वारा, इसमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभश्री सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा, इसकी विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होर आक्रमण का मिलता है। मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्धन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नोट: अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्के: प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। नोट: सिक्कों में अध्ययन को न्यूमिजेमेटिक्स कहा जाता है। लेखक प्रणाली के आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्ध इतिहास से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, जैसे हड़प्पा काल। जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व है। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय इस काल की ही दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्र गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे थे। अस्थियों एवं सींग से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उगाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।